हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो जिसमें अपन ने अमोनिया किया था तो इस कार्ड पर क्लिक करके वो विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 अपने इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है जिसमें अपन करने वाले हैं नाइट्रो कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप का। तो क्या होता है NO2, ठीक है। और एक वैलेंसी होती है, यहां पर एल्काइल ग्रुप हो सकता है। NO2 को अपन इन दो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसपे नाइट्रोजन पे क्या आएगा प्लस चार्ज और दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन एटम पे क्या आएगा माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट लेते हैं नोमेनक्लेचर। तो देखो नाइट्रो कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है वो एल्केन के रूल से करना है और NO2 को अपन को सब्स्टिट्यूट मान के उसका नंबर लिख देना है। तो क्या नाम हो जाएगा नाइट्रो और एल्केन। NO2 जो है उससे सब्स्टिट्यूट की तरह मानकर उसका प्रीफिक्स लिखना है नाइट्रो। ठीक है, जैसे कि ये कंपाउंड है, इसमें एक कार्बन का एल्केन क्या होता है मीथेन। NO2 सब्स्टिट्यूट है इसलिए नाइट्रोमीथेन, इसका हो जाएगा नाइट्रोइथेन। अब ये जो है इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वो लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ऐसे सीधी वाली। फिर नंबरिंग करेंगे, अगर नंबरिंग करते हैं इधर से करो या इधर से, दूसरे पे क्या आएगा NO2, तो क्या हो जाएगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। ये लेते हैं, इसमें भी अपन क्या करते हैं लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं। तो ये वाली चेन हो जाएगी लॉन्गेस्ट, या ऐसे मोड़ के भी ले सकते हो। अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3, 2 पे ही ये एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है, 2 पे ये देखो ये हो जाएगी सीधी चेन अपने लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस सब्स्टिट्यूट का नाम है मिथाइल, इस सब्स्टिट्यूट का नाम है नाइट्रो। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, मिथाइल पहले आता है, M से स्टार्ट होता है वो। तो पहले मिथाइल का नाम लिखेंगे फिर नाइट्रो। तो 2 मिथाइल 2 नाइट्रो और 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन थी इसलिए प्रोपेन। एरोमेटिक की जहां तक बात की जाए तो एकदम सिंपल से नाम है, जैसे ये वाला देना है तो क्या हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। अगर एक और नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो किस पे जुड़ा हुआ है, अगर मान लो दूसरा नाइट्रो यहां पे जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन कह सकते हैं। यहां पे जुड़ा हुआ है तो मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, अगर यहां जुड़ा होता तो पैरा डाइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं प्रिपरेशन रिएक्शन। तो इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन अपन ने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में की थी। वहां पर अपन ने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन दो कंपाउंड से कराई थी जो एकदम एक जैसे थे, एक AgNO2 और एक KNO2, लेकिन दोनों में ही प्रोडक्ट अलग अलग थे। जब अपन रिएक्शन AgNO2 से कराते हैं तो Ag और X रिएक्शन करके क्या बनाते हैं AgX और कंपाउंड बनता है RNO2। लेकिन जब अपन KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन नहीं बनता, कुछ और बनता है। आप में से जिसको पता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि वो कंपाउंड क्या बनता है और उसका कारण क्या था। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने उस तरफ करवा रखा है इसलिए यहां पर नहीं करवाऊंगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन बाकी की भी प्रिपरेशन रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन लेते हैं अपन हाइड्रोकार्बन से। तो देखो हाइड्रोकार्बन जो है वो HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है नाइट्रो कंपाउंड बनाता है। अब ये जो HNO3 है अपन इसको रिएक्शन कराते समय इसको ऐसे समझ सकते हैं OH NO2। तो देखो ये H हो गया, ये N और ये O3। रिएक्शन कराते समय अपन ऐसे समझेंगे। ठीक है, अब इसमें से OH जो होगा HNO3 में से वो या एल्केन में से एक हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा H2O, और उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा NO2 और क्या बन जाएगा नाइट्रो एल्केन। जैसे यहां मीथेन ली थी तो नाइट्रो मीथेन बन जाएगी। अगर मान लो कोई लंबी चेन है, जैसे इसमें 3 कार्बन है, तो जब अपन HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं 673 केल्विन पे, तो एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, यहां से एक हाइड्रोजन चला जाएगा उसकी जगह NO2 आ जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन तो इस जगह से भी जा सकता था तो यहां पे भी NO2 आ सकता है। एक काम और हो सकता है कि ये चेन बीच में से टूट जाए, अगर टूट जाएगी तो ये CH3NO2 के साथ CH3NO2 बना सकता है और ये CH3CH2 बना सकता है। तो जब 3 कार्बन या इससे ज्यादा होंगे तो मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर अपन बेंजीन से रिएक्शन करवाते हैं HNO3 से तो आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी H2SO4 की प्रेजेंस में। HNO3 और H2SO4 दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे NO2+, जो कि क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे अटैक करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह खुद आ जाएगा और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें NO2+ जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कोई तकलीफ नहीं, ये रिएक्शन अपन ने पहले भी कर रखी है कि HNO3 और H2SO4 जब भी एक साथ होते हैं
तो फिर जो NO2 बनेगा और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब चाहे यहाँ पर अगर फिनॉल होता तो अभी यहाँ NO2 जुड़ जाता, या क्लोरोबेंजीन होता तो अभी यहाँ पर NO2 जुड़ जाता। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन फ्रॉम एनिलीन। तो देखो एनिलीन से जब रिएक्शन करवाते हैं तो पहले NaNO2 लेते हैं और उसकी रिएक्शन अपन किससे कराएंगे, 2HCl से। NaNO2 और 2HCl इसकी रिएक्शन करवाएंगे एनिलीन से। तो देखो क्या होगा, ये H2 और ये H कितने हो गए, 4H, और ये दो ऑक्सीजन किस फॉर्म में निकल जाएंगे, H2O के फॉर्म में। ठीक है, ये N और ये N क्या बना लेगा, N2, और ये जो Cl है वो यहां आ जाएगा N2Cl, एक Na और एक Cl NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा। तो पहले एनिलीन जो है इन दोनों से रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो NaNO2 से रिएक्ट करेगा, और कैसे रिएक्शन होगी, ये नाइट्रोजन यहां से निकल जाएगी, ये निकल गई, Na जो है वो Cl के साथ NaCl के फॉर्म में, और ये NO2 इस जगह, और क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो देखो एनिलीन से अभी अपन क्या बना रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन, और इसी चैप्टर में अभी आगे अपन नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाएंगे, एनिलीन भी बनाएंगे। तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी के साथ अपनी ये तीनों प्रिपरेशन रिएक्शन थी जो पूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला नाइट्रो एल्केन जो होता है वो कलरलेस लिक्विड रहता है, लेकिन उसकी स्मेल प्लीजेंट होती है, मतलब अच्छी स्मेल आती है। नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो येलो कलर का लिक्विड होता है और इसकी स्मेल भी अच्छी होती है, कड़वे बादाम, बिटर आलमंड जैसी होती है। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली पोलर होते हैं, और पोलर होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगता है। यही वजह है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, ज्यादा। देखो बॉइलिंग पॉइंट और अपने क्या कहते हैं वाटर सोल्यूबिलिटी पे क्वेश्चन बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन ने देखे हैं। जब भी किसी चीज का अगर वाटर में सोल्यूबिलिटी आई है तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाई है। अगर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो या तो वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन शो करता है, या फिर वो क्या करता है, खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये जो नाइट्रो कंपाउंड होता है ये एक दूसरे के साथ क्या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन शो करते हैं, इस वजह से हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज्यादा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में अपन को करना है रिडक्शन, और इसका रिडक्शन अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले लेते हैं अपन एसिडिक मीडियम में रिडक्शन। तो एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करने के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए। अब इसमें से 2 ऑक्सीजन को निकालने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, 2H2O के फॉर्म में निकाल देंगे, और इसकी जगह 2 H2 लग जाएंगे, टोटल कितने, 6 हाइड्रोजन। तो NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। नाइट्रोबेंजीन से क्या बन जाएगा, एनिलीन। यही अगर मैं नाइट्रोमीथेन लूंगा तो मिथाइल एमीन बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट है न्यूट्रल मीडियम में इसका रिडक्शन। तो जब न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए होता है। रिडक्शन कराया जाता है जिंक और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और इस केस में क्या होगा कि यहां से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को ही हटा पाएंगे, तो H2O। इसका मतलब कंप्लीट रिडक्शन नहीं हुआ। एसिडिक मीडियम में क्या होता, कंप्लीट रिडक्शन हुआ था, या कंप्लीट रिडक्शन नहीं हो रहा। और जो बाकी के 2 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन पे लग जाएगा और एक पीछे जो ऑक्सीजन बचेगा उस पे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NHOH। क्या नाम हो जाएगा इसका, N मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। और सेम की सेम रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन भी शो करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन एल्केलाइन मीडियम में। एल्केलाइन मीडियम में आप यहां लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं, ये किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है, बेस की प्रेजेंस में। तो अगर मैं यहां 6 हाइड्रोजन लेता हूं तब तो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनेगा, एजोबेंजीन, एजोऑक्सीबेंजीन। देखो कैसे बनाएंगे अपन, C6H5NO2 थे तो इसका C6H5N, ये रहा C6H5N, और दूसरे वाले का भी C6H5N, ये रहा C6H5N। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देना। अब यहां पर देखो ऑक्सीजन टोटल कितने, 4, उसमें से 3 ऑक्सीजन तो 3H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे, एक ऑक्सीजन अभी भी बच जाएगा यहां पर। ठीक है, इसका मतलब अभी भी थोड़ा कंप्लीटली रिडक्शन नहीं हुआ। अगर ये रिएक्शन 8 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करवाएं तो ये वाला ऑक्सीजन कितने, इसमें 4 ऑक्सीजन थे ना, चारों ही ऑक्सीजन किस फॉर्म में निकल जाएंगे, H2O के फॉर्म में। और सिंपल सा पीछे क्या बचेगा, इधर C6H5N, दूसरे वाले में भी C6H5N, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, क्या बन जाएगा, एजोबेंजीन। लेकिन अगर 10H से रिएक्शन करवाई जाए तो 10H से करवाने पर क्या होगा, पहले तो ये सारे के सारे चारों ऑक्सीजन निकल जाएंगे 4H2O के फॉर्म में, फिर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे
और इनका ये डबल बॉन्ड है ये भी रिड्यूस होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या बन गया? हाइड्रोएजोबेंजीन। ठीक है, देखो मैं फिर समझाता हूं। C6 ऑक्सीजन तो निकल गया हाइड्रोजन के साथ, फिर C6H5N और ये दूसरे वाले का C6H5N। हिसाब से दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगना चाहिए, लेकिन यहां पर भी एक एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन का लग जाएगा इस तरफ, और क्या बन जाएगा? हाइड्रोएजोबेंजीन। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे की रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। तो देखो रिडक्शन अभी तक अपने तीन तरीके से किया, नॉर्मल रिडक्शन, एसिडिक रिडक्शन और बेसिक रिडक्शन। अब लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो देखो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अपन वीक एसिडिक मीडियम में कराते हैं तब तो नाइट्रोबेंजीन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? एनिलीन में। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो पहले इस तरीके से रिड्यूस होता है कि एक जो है इसका O जो है वो H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, एक H N के पास में और एक O के पास में लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट में क्या होगा? ये OH जो है वो कहां चला जाएगा? पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो कहां आ जाएगा? यहां पर। तो ऊपर बन जाएगा NH2, नीचे क्या बन जाएगा? OH, और क्या बन जाएगा? पैरा एमिनोफिनॉल। ठीक है, तो अगर वीक एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं तब तो नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट होता है? एनिलीन में। और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं तब क्या बनता है? पैरा एमिनोफिनॉल, जो कि रीअरेंजमेंट से बनता है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट अपन रिएक्शन लेते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस लेते हैं। अब देखो अगर 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन ले और उसका अपन हाइड्रोलाइसिस कराए तो ये हाइड्रोलाइसिस, पहले तो ये हाइड्रोलाइसिस किस में करवाना है अपन को? एसिडिक मीडियम में करवाना है। किस में करवाना है? एसिडिक मीडियम में। तो देखो ध्यान से समझना, ये जो अपना कौन सा था नाइट्रो एल्केन था, इसका NH2 और H2O का OH ये तो निकल जाएगा NH2OH के फॉर्म में। ठीक है, फिर देखो यहां पीछे क्या बचा? CH3, और पीछे यहां क्या बचा? C और 2 ऑक्सीजन, CH3 C और ये 2 ऑक्सीजन और ये H, क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। तो नाइट्रो एल्केन का एसिडिक मीडियम में, या HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है, अगर नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री है। अगर 2 डिग्री है तब क्या होगा? देखते हैं 2 डिग्री में करवाते अपन। देखो 2 डिग्री में अपन को 2 मॉलिक्यूल लेने, ये 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, इसमें 2 मॉलिक्यूल लेने। यहां पर अपने क्या था? NO2, क्या था? NO2, और ऐसे कितनी बार है NO2? 2 बार NO2, और 2 ही यहां पर क्या है? हाइड्रोजन। ये सब 2-2 बार क्यों लिखे मैंने? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। तो देखो इसमें से ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहां टोटल कितनी ऑक्सीजन है? 4, उसमें से 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन तो किसके फॉर्म में निकल जाएगा? H2O के फॉर्म में। 2 नाइट्रोजन और 1 और ऑक्सीजन N2O के फॉर्म में निकल जाएगा। पीछे क्या बचा? 2 ऑक्सीजन बची, और यहां पर क्या बचा? पीछे देखो 2 मॉलिक्यूल CH3C CH3 के, दोनों ही मॉलिक्यूल पे एक एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3C CH3CO। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये ऑक्सीजन कहां से आएगा? ये जो पीछे ऑक्सीजन बची थी वो 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 ऑक्सीजन काम आ जाएगी। ठीक है, H पहले से ही चला गया, किस फॉर्म में निकल गया? H2O के फॉर्म में। N पहले से ही चला गया, किसके फॉर्म में निकल गया? N2O के फॉर्म में। और पीछे जो 1 ऑक्सीजन बचेगी वो यहां पे जुड़ जाएगी, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है तो 2 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? एसीटोन। कहने का मतलब है अगर 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेते और उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है, और अगर 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेते हैं और उसका एसिडिक मीडियम में अपने हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने क्या बनता है? एसीटोन। 1 डिग्री जब लेते हैं तो H+ के अलावा अपन को रिएक्शन HOH से भी करानी, 2 डिग्री लेने पर सिर्फ इसी में से ही रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी नाइट्रोबेंजीन की, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? HNO2 के साथ। तो जब 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन HNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैसे रिएक्शन होती है? देखो ध्यान से अच्छे से समझना। ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में निकल जाएंगे? H2O के फॉर्म में, और यहां से ये डबल, इस नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली हुई है, इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी खाली हुई है, यहां पर जुड़ जाएगा ये पीछे का पूरा NOH, और क्या बन जाएगा? नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर सिर्फ एक ही H है,
यहाँ 2 H थे तो 2 H और ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में निकला। यहाँ एक ही H है तो ये OH के साथ रिएक्शन करके H2O बनाएगा। अब ये पीछे का जो ग्रुप है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, और सूडो नाइट्रोल बनाएगा। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन में आपको पता ही है 3 डिग्री बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और फिर NO2, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन HNO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपने नाइट्रो एल्केन से क्लोरोपिक्रीन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो नाइट्रोमीथेन लेते हैं, इसकी रिएक्शन 3Cl2 और 3NOH के साथ कराएंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये 3 Na और यहां से 6 Cl है, इसमें से 3 Cl क्या बना लेंगे, 3 NaCl। पीछे क्या बचे, 3 OH और ये 3 H क्या बना लेंगे, 3 H2O। जहां से ये 3 H निकले अभी भी यहां पर पीछे 3 Cl बाकी है, वो इधर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CCl3NO2। जहां पहले क्या था, CH3NO2 था, वहां CCl3NO2 बन जाएगा, जो कि क्या है, क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। नेक्स्ट है अपने रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझे इसको। तो एक बार ये रिंग सब्स्टिट्यूशन समझने से पहले एक बार अपन रिजोनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं नाइट्रोबेंजीन के। आज से पहले अपन ने एनिलीन के रिजोनेटिक स्ट्रक्चर देखे, क्लोरोबेंजीन के रिजोनेटिक स्ट्रक्चर देखे, फिनॉक्साइड आयन के देखे, फिनॉल के देखे, लेकिन उन सब से ये वाला थोड़ा अलग है रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। कारण है उन सब में ऊपर वाले ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नीचे दिए जाते हैं और फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। यहां पर ये NO2 जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जबकि वो बाकी सब क्या कर रहे थे, बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। तो सबसे पहले यहां से एक डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, O- आएगा, और ये वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए बेंजीन से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो इससे बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस, क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी इसने, जो रिंग थी एरोमेटिक रिंग उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, अब इधर प्लस आ गया। जबकि बाकी सब जो है जब रिजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहे थे तो वो रिंग के ऊपर माइनस चार्ज लेकर आ रहे थे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे थे, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, कम। और फिर बाकी के अपन रिजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेंगे, जैसे इधर प्लस आ गया, ये वाला इधर बना देंगे तो इधर प्लस आ जाएगा, ये वाला इधर बना देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, वापस फिर ये इधर लगा देंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। इन सब में नाइट्रोजन पे तो सब में ही क्या रहता है, प्लस चार्ज ही रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन में तो सबके ऊपर प्लस ही लगा रहेगा, ठीक है। अब देखो ये वाले रिजोनेटिक स्ट्रक्चर पहले तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बाकी सबसे हटके। दूसरी बात, इस रिजोनेटिक स्ट्रक्चर से एक चीज क्लियर हो गई कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। और जनरली जिसमें भी बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और वो भी कहा देते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। लेकिन ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो खुद पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो रिएक्शन दे नहीं सकते। तो पीछे बची कौन सी, मेटा। तो NO2 जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। जैसे मान लो मैं NO2 की रिएक्शन HNO3 से और H2SO4 से करवाता हूं। आज ही के वीडियो में अपन ने देखा ये दोनों जब रिएक्ट लेते हैं तो अपन NO2 प्लस ऐड करते हैं। तो जनरली NO2 प्लस ऐड होता है बेंजीन रिंग पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, लेकिन जब ऊपर NO2 जुड़ा हुआ है तो ये NO2 का जोड़ेंगे मेटा पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए NO2 कैसा हुआ, मेटा डायरेक्टिंग। कैसे हुआ मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि उसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो प्लस दे दिया, तो वहां पे तो प्लस वाला जोड़ नहीं सकता, पीछे क्या बची, मेटा पोजीशन। जैसे अगर मैं Cl2 से रिएक्शन करूं तो Cl भी कहां पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। जैसे मान लो मैं H2SO4 से रिएक्शन करा रहा हूं तो SO3H भी कहां जुड़ रहा है, मेटा पोजीशन पे। एक चीज तो ये। दूसरा अपन को पूछते हैं कि नाइट्रोबेंजीन जो होता है बेंजीन से कम रिएक्टिव है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। क्यों, क्योंकि बेंजीन जो होती है उस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके कंपेयर में यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, ऊपर की तरफ। NO2 का क्या होता है, विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, तो वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा तो बेंजीन रिंग पे कैसा जाएगा, प्लस चार्ज, और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कम रिएक्टिव हो जाएगी। एक और चीज, क्योंकि इस रिजोनेटिक स्ट्रक्चर से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस का चार्ज आ रहा है, और क्योंकि प्लस का चार्ज आ रहा है तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बाहर से जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो क्या ढूंढता है, प्लस चार्ज,
और उसे मिलेगा कहां पे मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो नाइट्रोबेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा किस पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। जैसे कि मान लो KOH से रिएक्शन करवा देंगे तो OH जो है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा या पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इस तरीके से ये अपने नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझी। और साथ ही साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है और अपने इस साल का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होगा। उम्मीद करूंगा कि आपको सारे चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।